देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो संबंध एवं फलन नाम का चैप्टर है आपका पहला, ठीक है। तो इस चैप्टर की आज मैराथन स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसमें देखो हम क्या करेंगे कि इसके जो सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो कंप्लीट कराए जाएंगे और इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो भी आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें है आपका संबंध, और 1.2 है वो है फलन। तो यानी कि सबसे पहले हम संबंध पढ़ते हैं। तो संबंध में क्या है हमारा, संबंध में है हमारा कि संबंध, सबसे पहले तो हमें संबंध की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो संबंध की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा कोई सेट आर और वो हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब यहाँ पे देखो कि ये ए क्रॉस बी क्या है, ये सबसेट क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखो ए और बी कोई दो समुच्चय हैं जिनमें कुछ अवयव होंगे, ठीक है। यानी कि नन एम्प्टी सेट है इनका, यानी कि इसका मतलब है कि वो खाली सेट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आर कोई ऐसा सबसेट जो ए क्रॉस बी का, आर कोई ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, ठीक है, वो आपका संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी के बारे में समझते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है। कि अगर हमारा ए कोई सेट देखो इस तरह से दे रखा है 1 2 और 3 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है, और बी आपको कोई सेट इस तरह से दे रखा है पी और क्यू, ठीक। तो जब इसका क्रॉस निकालेंगे तो ये हो जाएगा देखो ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 1 का, यानी कि इसके जो जितने ही सारे एलिमेंट हैं उन सभी का यहाँ पे प्रोडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे, क्रमित युग्म, ठीक है, जोड़ा। तो एक पी एक क्यू, ठीक है भाई। ये हो जाएगा देखो 2 पी 2 क्यू, ठीक। अब देखो 3 पी और ये 3 क्यू। तो ये होता है हमारा कार्तीय गुणनफल, कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आगे बात समझ में। अब देखो जैसे कि आर इसका कोई एक सबसेट ले लें हम, जैसे कि 1 पी है और 3 पी है, ठीक है भाई। तो यानी कि आर जो है हमारा ए क्रॉस बी में है, तो यानी कि आर हमारा एक रिलेशन कहलाएगा ए क्रॉस बी का। आगे बात समझ में। तो यानी कि हमें कुछ भी कंडीशंस दे रखी होंगी उसके हिसाब से हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपको दो चीज़, कई सारी चीज़ समझनी है। जैसे कि सेट ए में, यहाँ पे देखो कि अगर सेट ए में एलिमेंट यानी कि अगर पी अवयव हैं, ठीक है, और सेट बी में, ठीक है, सेट बी में अगर क्यू अवयव हैं, ठीक। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है कि ये पी इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है पहला आपका, ठीक है, ये याद रखोगे। इसके बाद देखो यहाँ से कि हमारे जो रिलेशन पॉसिबल हैं, यानी कि इसके जितने सारे सब सेट हो सकते हैं वो उसके नंबर ऑफ रिलेशन हो जाते हैं, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, है ना, ए टू बी, यानी कि सेट ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ये हो जाती है 2 की घात p क्यूब। आगे बात समझ में भाई। तो ये हमें भी याद रखना है कि ये इसके लिए हो जाएगा हमारा इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो हो गई आपकी फॉर्मूला पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसके बाद देखो अब जो आपके पास सिलेबस में आते हैं कि यहाँ पे जो आपके सिलेबस में आएगा कि जो सिलेबस में संबंध, जैसे कि आपका पहला क्या है, स्वतुल्य संबंध है भाई, ठीक है। तो ये संबंध आपके कब बनते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा है, सम्मित है, ठीक है। तीसरे नंबर पर है संक्रामक, ठीक है भाई। यानी कि ये संक्रामक 3 संबंध हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब ऐसा कोई संबंध जो इस तीनों को संतुष्ट करे, ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों हो जाए, तो वो कहलाता है आपका तुल्यता संबंध, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो लेकिन ये जो सेट होते हैं हमारे यहाँ पे देखो ए टू सेट बी, यानी ए से सेट बी में परिभाषित नहीं होते, ठीक है। तो ये जो हमारा रिलेशन होता है वो केवल ए से ए यानी कि स्वयं पर ही डिफाइन होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है बात। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे स्वतुल्य होता है तो इसका मतलब है कि ए सेट पर डिफाइन है। तो यानी कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है फॉर ऑल, सभी ए जो ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है, के लिए क्या करना होगा कि ए कॉमा ए अगर आर में है तो आर हमारा कैसा संबंध कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य कहलाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य कहलाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे कि अगर ए कॉमा बी आर में है, ठीक है, तब आपका बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये कहलाता है हमारा सिमेट्रिक सममित संबंध, ठीक है भाई। संक्रामक में क्या है कि अगर ए कॉमा बी आपका आर में है एंड बी कॉमा सी आपका आर में है, तब देन ए कॉमा सी आपका आर में होना चाहिए।
आगे बात समझ में भाई, तब आपका रिलेशन आर क्या कहलाएगा, संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में भाई। अब देखो जो ऐसा रिलेशन जो तीनों संबंध हो जाए वो तुल्यता संबंध कहलाता, ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा कहेगा आपको क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि आपको दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, तो उसमें आपको क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध करने हैं। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब इनसे अतिरिक्त आपके दो संबंध और होते हैं, ठीक है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट करके लिख लो, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा। वो होता है आपका देखो रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। उसका मतलब है जैसे कि एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसे आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, फाई से, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आएगा आपका कौन सा, सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन। सो जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, सार्वत्रिक का मतलब क्या होता हो जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सभी, यानी कि अगर आर जो है यहाँ पे हमारा ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध। आ गई बात समझ में भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये संबंध हो गए हमारे, जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि सेट ए है आपका, ठीक है, और यहाँ पे हमने एलिमेंट लिखे देखो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम R1 कोई रिलेशन लिखें तो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और 1 2, ठीक है। तो ये आपको चेक करके ये बताना है कि ये आपका पहला स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए देखो क्या डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ए में जितने सारे एलिमेंट हैं तो ए में कौन कौन सी 1 2 3, इनका देखो खुद के साथ जोड़ा होना चाहिए आर में, है कि नहीं। देखो एक एक है, देखो दो दो है, तीन तीन है, तो यानी कि तीनों जोड़े हैं, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि ये हमारा पहला जो रिफ्लेक्सिव है वो हो जाएगा, ठीक है ना, स्वतुल्य हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सम्मित, सम्मित के लिए अगर ए कोमा बी है तब आपका बी कोमा ए होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक एक का उल्टा तो एक एक ही होगा, दो दो का दो, तीन तीन का, लेकिन एक दो का उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा देखो 2,1, इसमें है नहीं है, तो ये जो हुए हमारा सम्मित नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो जैसे कि यहाँ पे अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर संक्रामक में ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तब पहले का लास्ट से मैच देखेंगे होगा कि नहीं, अगर है तो संक्रामक होगा ट्रांजिटिव, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एक दो दो, यानी कि ऐसा ध्यान करना है कि अगर जिस एलिमेंट पर ख़त्म हो रहा है वो एलिमेंट आपका, जैसे कि 1 2 है तो 2 से कोई स्टार्ट है, यहाँ पे है 2 2, तो यानी कि उसका 1 2 होना चाहिए, तो यानी कि ये जो है हमारा संक्रामक कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा ऐसा कोई रिलेशन जो ए कोमा बी कोमा सी और ए कोमा सी हो तब वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर हम कहें कि R2 आपके पास कोई रिलेशन है, 1 2 है, ठीक है, 1 1 है और 2 1 है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हम कहें कि 1 1 तो है, स्वतुल्य होगा, ऐसा नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए के सभी अवयव के लिए, फॉर ऑल सभी एलिमेंट के लिए ए, यानी कि ए के सभी एलिमेंट के लिए नहीं है, तो ये पहली कंडीशन स्वतुल्य नहीं है, ठीक है भाई। आगे बात समझें। इसके बाद देखो सम्मित, सम्मित के लिए क्या चेक करना है, एक दो है तो इसका उल्टा होना चाहिए, दो एक है भाई, एक एक का तो एक एक हो जाएगा, तो यानी कि देखो ये सम्मित हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरा देखो संक्रामक क्या है कि एक दो है, दो एक है, तो एक एक होना चाहिए, है भाई एक एक, देखो आ गई बात समझ में। तो यानी कि ये देखो हमारा कैसा है, संक्रामक है। आ गई बात समझ में। तो यानी कि देखो ये स्वतुल्य नहीं था, है ना, और जो पहला था वो स्वतुल्य और संक्रामक था, सम्मित नहीं था। यहाँ पे देखो स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित और संक्रामक है। तो अब एक ऐसा देख लेते हैं R3 जो संक्रामक हो केवल, है ना, सम्मित भी ना हो, स्वतुल्य भी ना हो। आगे बात समझ में। या फिर स्वतुल्य ना हो, स्वतुल्य और सम्मित हो, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 1 है आपका, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, और यहाँ पे मान लो 2 3 है,
और 3 1 है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो हमारा स्वतुल्य तो है पहली कंडीशन, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट 1 1 है, 2 2 3 3, लेकिन देखो ये सममित भी नहीं है, 2 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए था सममित के लिए, ये दूसरा नहीं है और तीसरा नहीं है। आ गई बात समझ में। तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल जो तीनों हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे R4 लिखते हैं हम, ठीक है भाई, तो ये हुआ 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, ठीक है भाई। तो ये जो रिलेशन है हमारा, हम चेक करते हैं इसको, क्या ये रिलेशन हमारा देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित के लिए देखो 1 2 3 है, 3 2 है, और 2 2 देखो 2 2 2 2 है, तो यानी कि देखो ये जो रिलेशन हो जाएगा हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। कैसा, तुल्यता, क्योंकि ये हमारा तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। आ गई बात समझ में। तो अंतर समझ में आया सभी का, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो अब देखो, अब यहाँ से आपके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 फॉर्मूले और ध्यान रखो आप, है ना, नंबर ऑफ रिलेशन की। ये आपको कभी पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल जो कितने हो जाते हैं वो तो आपको पता ही है कि 2 की घात अगर अलग अलग एलिमेंट हैं पी और क्यू, तो वो 2 की घात पी क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम है तो 2 की घात एन स्क्वायर अगर एन एलिमेंट हैं तो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की घात एन स्क्वायर माइनस के एन। आ गई बात समझ में। और यहाँ पे आ जाएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंधों की संख्या, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 की घात एन प्लस 1 बटे 2, यानी कि एन का मतलब है जहाँ पे अवयवों की संख्या सेट ए में अगर अवयवों की संख्या यहाँ पे देखो 3 थी, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि टोटल 2 की घात 9 हो जाएंगे संबंध, ठीक है, स्वतुल्य हो जाएंगे। 2 की घात 9 माइनस 3 यानी कि 2 की घात 6, ऐसे ही सम्मित। आ गई बात समझ में। तो ये आपको अलग से क्लास में बताया भी गया था, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन वाले जो सारे फॉर्मूले थे वो आपको नोट भी कराए गए थे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। जैसे कि सबसे पहले आपके पास देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप बताओ जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से बताओ कौन कौन सा आंसर हो सकता है इसका। आपको ये रिलेशन दिया हुआ है एक, R इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इक्वल टू वाई माइनस 3, जहाँ पे y ग्रेटर देन 3 है। x और y आपको सेट ऑफ रियल नंबर से लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, वो करते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक सेट दे रखा है हमें A 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। और यहाँ पे एक रिलेशन सेट A पर डिफाइन है, ठीक है भाई। क्या डिफाइन है कि x कॉमा वाई सच दैट y भाज्य है x से, ठीक है भाई। तो देखो इसका मतलब ये है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका जोड़ा, उसमें जो y आपको लिखना है वो x का उसमें भाग जाना चाहिए। आ रही बात समझ में भाई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो है सिद्ध कीजिए, या फिर क्या इज दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या यह एक तुल्यता संबंध है, ये आपको चेक करना है। तो ये 5 नंबर में आएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, तुल्यता संबंध है। तो बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से कौन बताएगा, हुआ किसी का, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो समझ लो, सबसे पहले ये बोल रहा है, देखो सबसे पहली कंडीशन देखनी है कि y ग्रेटर देन 3 है। तो y ग्रेटर देन 3 कौन सी में है, सभी में है भाई। देखो यहाँ पे 4 है, 8 है, 5 है, 7 है, बहुत अच्छे भाई, फंस गए आप, है ना। फिर से देखो यहाँ पे x जो है y माइनस 3, यानी कि ये बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है कि x में से हमें क्या करना है, x जो है y में से 3 कम करके आएगी वैल्यू, जैसे कि y में से अगर 3 घटाएंगे तो x आएगी। यहाँ पे देखना, यानी कि अंतर दोनों का 3 है। यहाँ पे कितना है देखो 2, यहाँ पे 3 है, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। आगे बात समझो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले
इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो दे रखी है इससे आपको रिलेशन बनाना है सेट ए पर। तो यानी कि सेट ए पर, अब एक बात बताओ, सेट ए आर जो रिलेशन होता है हमारा ए क्रॉस ए पर डिफाइन होता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बताओ जल्दी से, अभी फॉर्मूला बताया अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाता है कि ए क्रॉस ए में 6 हैं तो ये हो जाएंगे 36 अवयव। तो इन्हें बहुत लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपको बस समझना है थोड़ा सा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो काफ़ी कुछ। ठीक है, तो आपको बस रिलेशन बनाना है डायरेक्ट। एक बात बताओ, सबसे पहले एक एक आएगा कि नहीं, उसमें एक का भाग एक में जा रहा है कि नहीं, ये बताओ। जा रहा है भाई, है ना, एक को एक से एक बार डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो 2,2, ये सारी संख्याएं खुद को तो डिवाइड करेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 4,4, ठीक है, 5,5 और 6,6। आगे बात समझ में, ये सारे एलिमेंट तो आने ही आने हैं भाई। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि एक के साथ, अब एक बात बताओ, एक तो सभी को डिवाइड करेगा कि नहीं। जैसे ये बोल रहा है कि वाई भाज्य है एक्स से, यानी कि 1,2 लिख सकते हो कि नहीं, एक का भाग 2 में जा रहा है, 2 भाज्य है 1 से, बिल्कुल जा रहा है भाई डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1,3, यहाँ पे देखो 1,4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा देखो 1,5, 1,6, यानी कि 6 भाज्य है 1 से, यानी कि 6 इज डिविजिबल बाई 1, यानी कि 6 में 1 से भाग जा रहा है, इसका मतलब। अब देखो 2 का, अब आएगा 2 का नंबर, तो 2 का 2 में हो गया, 2 का 1 में नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में जा रहा है भाई, 4 डिविजिबल बाई 2, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो बाद वाली संख्या है उसमें पहली वाली संख्या का भाग जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 6 बचा। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद आएगा आपका 3, 3 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 3 2 में नहीं होगा, 3 3 आ चुका, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 6 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब बताओ, अब उसके बाद देखो 4 1 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ चुका, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं। ठीक है, तो यानी कि अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो आगे वाला कोई डिविजिबल हो। आगे बात समझ, तो यानी कि ये एलिमेंट हो गए हमारी सेट आर में। आगे बात समझ में, तो अब देखो ये बात बताओ, सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, पहली कंडीशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो स्वतुल्य के लिए क्या बताई थी अभी हमने आपको, कि अगर फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, डेफिनेशन याद रखनी है कि ए यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का खुद के साथ जोड़ा होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो क्या ये जोड़ा है, बिल्कुल है भाई। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, बिलोंग कर रहा है ए किस में, आर में। ठीक है, इसलिए गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है सभी। ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध है। या फिर ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि ए के सभी अवयवों का खुद के साथ जोड़ा है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, सम्मित। ठीक है भाई, तो सम्मित के लिए सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है, कि अगर देखो यहाँ पे 1 2 है, 1 2 हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 इसमें है, 2 1 इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि संबंध इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, तो सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, यानी कि देखो इसका मतलब है कि 1 को 2 विभाजित करेगा नहीं करेगा, तो ये इसमें होगा ही नहीं एलिमेंट, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये यानी कि देखो 1 3 है तो 3 1 नहीं है, यही तो बताया था आपको। अब देखो इसके बाद आएगा तीसरा। ठीक है, तो तीसरा देखो, तीसरे में क्या था, संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, तो संक्रामक में क्या है कि अगर देखो यहाँ पे जैसे कि 1 2 था, 2 4 था, तो 1 4 होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कि 1 2 है, 2 2 है, यानी कि अब यहाँ पे देखो 1 6 है, और ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ के देखो, जैसे कि 1 3 है, 3 6 है, तो 1 6 होना चाहिए। 1 6 है क्या आपके पास, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो ये बात बताओ कि क्या ये रिलेशन हमारा संक्रामक होगा, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है कि ए कोमा बी मिल रहा है और बी कोमा सी मिल रहा हो। ठीक है, तो ये ठीक है, अब ए कोमा सी आपका आर में नहीं हो, ऐसा तो नहीं है,
नहीं है, क्योंकि हमें देखो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 है, 1 4 है, ठीक है। 1 2 है, 2 6 है तो 1 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 4 है, अब 4 से यानी कि 1 2 2 4 हो गया, 1 4 हो गया, ठीक है। 1 3 है, सारे एलिमेंट हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हो जाएगा हमारा कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू सेट आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सभी ए कोमा बी यानी कि जोड़े जो होते हैं हम सभी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दिया गया संबंध कैसा है आपका, गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, संक्रामक संबंध है, ठीक है भाई। तो यानी कि अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई संबंध जो तीनों हो वही आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे ये हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये सममित नहीं है, ठीक है। याद रखोगे, तुल्यता संबंध नहीं है। आगे बात समझ में? अब देखो इसके बाद आपके लिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ जैसे कि सेट है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो सेट ए 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। और ये बोल रहा है हमें कि आर इक्वल टू, आपको एक रिलेशन दे रखा है ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू a+2, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तीनों में से कौन सा रिलेशन होगा। पहला स्वतुल्य होगा कि नहीं, दूसरा सममित होगा कि नहीं, संक्रामक होगा कि नहीं, ये आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कोई कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए कोमा बी आपको सेट ए में से लेनी है, ठीक है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, हमें ये तो डिफाइन जो होता है हमें पता ही है कि जो सेट हमारा होता है रिलेशन वो सेट ए पर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखो कि जब हम ए इक्वल टू यहाँ से वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जब आपने ए इक्वल टू रखा क्या 1, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। आगे बात समझ में? तो यानी कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बनेगा वो बनेगा 1,3। समझ में आई भाई बात? अब देखो जब आपने ए इक्वल टू रखा 2, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 और 4, ठीक है। जब आपने देखो ए इक्वल टू रखा 3, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 5, 3 रखा तो ये हो जाएगा 5। अब देखो जब हम ए इक्वल टू रखेंगे 4, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखो ये जो 6 आया हमारा है ना, तो 6 जो है हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं करता, तो हम इस एलिमेंट को अब यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन दे रखा है केवल वो इतना है कि 1 3 है, 2 4 है और 3 5 है। आगे बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक करना है क्या ये स्वतुल्य है। तो देखो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि ए के सभी अवयवों का खुद के साथ जोड़ा होना चाहिए। नहीं है तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है भाई। सममित, देखो सममित में क्या होता है हमारा कि अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए होना चाहिए। यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये आपका सममित भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा आता है संक्रामक ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर ए कोमा बी है एंड ए कोमा बी आपका आर में है और बी कोमा सी आपका आर में है, तब आप ए कोमा सी चेक करते हो। यहाँ पे देखो 1 3 है और 3 5, ये रहा बिल्कुल 3 5, तब एक 1,5 होना चाहिए था। इसके अंदर है क्या, 1 3 आर में है और 3 5 आर में है, ठीक है भाई। तब 1,5 आर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो ये आपका तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों में से कोई भी संबंध नहीं है। आगे बात समझ में भाई सभी को, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो
यहाँ पे जो हमारा रिलेशन चल रहा है इसमें आपको यही चीज़ तो प्रूफ करनी है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए कोई आपका सेट है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि तल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है भाई। यानी कि जो सेट आपको दे रखा है उसमें सारे त्रिभुज हैं जितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तब आपको एक रिलेशन दे रखा है, क्या, ए इक्वल टू, आपको एक रिलेशन दे रखा है, ये है हमारा क्या, कि T1, T2 सच दैट यहाँ पे हो जाएगा कि T1 त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप है, सिमिलर है, ठीक है भाई। ये आपको प्रूफ करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया T1, T2 सच दैट T1 समरूप, ये होगा T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप है, यानी कि एक उसके जैसा दिखता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ये एक तुल्यता संबंध है, प्रूव दैट, तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे लिखना है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करना है हमें कि अगर ऐसा कोई संबंध हमारा, एक बात बताओ, क्या होता है कि ए के सभी अवयवों के लिए, तो एक बात बताओ कि ए में कौन सी बहुत सारे त्रिभुज हैं, तो यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे एक बात बताओ, त्रिभुज यहाँ पे कितने सारे त्रिभुज हैं, तो बहुत सारे, यानी कि देखो समकोण भी है, न्यून कोण भी है, या समद्विबाहु भी है, विषम बाहु भी है, सभी हैं, यानी कि सभी तरह के। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी एक त्रिभुज लें, जैसे कि हमने एक मान लो एक ऐसा राइट एंगल ले लिया, यानी कि समकोण त्रिभुज, और एक ऐसा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, दोनों का रूप एक जैसा नहीं है, छोटा बड़ा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चेहरा शकल इसकी दोनों की एक जैसी है, तो यानी कि वो आपके समरूप कहलाते हैं। लेकिन हमें स्वतुल्य में क्या चेक करना है कि खुद के साथ जोड़ा बनाना है, अरे भाई उसी के जैसा लेना है एक और सेम, तो ये तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो सेट यहाँ पे आर है भाई ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा देखो T1, T2 सच दैट, इसका मतलब है कि त्रिभुज T1 और T1 यानी कि दोनों कैसे होने चाहिए, एक जैसे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो एक जैसे त्रिभुज लेने। तो ये बोल रहा है कि T1 त्रिभुज T1 के समरूप होगा, ये तो हमें पता ही है भाई, कोई भी खुद के समरूप यानी खुद के जैसा तो दिखेगा ही, सीधी सी बात है। T1 त्रिभुज T1 के समरूप होगा या समान होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जब समरूप होगा ही तो सभी हो जाएंगे खुद के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज या कह सकते हैं कि सभी त्रिभुज स्वयं के समरूप होंगे, ठीक है, समरूप होते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए संबंध स्वतुल्य होगा। आगे बात समझ में, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आपका भाई इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है आपको, सिमेट्रिक, सममित, ठीक है भाई, सिमेट्रिक। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये हो जाएगा हमारा सममित। यहाँ पे देखो T1, T2, इसका क्या मतलब है, सच दैट, इसका मतलब है कि T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, T2 त्रिभुज के तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि राम के पास 5 रुपये हैं, है ना, राम के पास 5 रुपये नहीं, राम के पास श्याम के पास रुपये के बराबर है।
तब बताओ श्याम के पास भी राम के पास रुपयों के बराबर होंगे कि नहीं। सीधी सी बात है, जब इसके पास इतने रुपए हैं कि जितने श्याम के पास हैं, तब आप कह सकते हो कि श्याम के पास भी उतने रुपए होंगे जितने राम के पास हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सेकंड कंडीशन बनती है इसमें कि T2, T1, ठीक है। तो अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई, ठीक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि T2 त्रिभुज T1 त्रिभुज के समरूप होगा या समरूप है। आगे बात समझ में। तो इसलिए संबंध कैसा हो जाएगा आपका, सममित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, तीसरी कंडीशन संक्रामक ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर राम के पास श्याम के पास रुपयों के बराबर रुपए हैं और श्याम के पास मोहन के पास रुपयों के बराबर हैं, तब देखो इसके पास कुछ रुपए वो इसके बराबर हैं, इसके रुपयों के बराबर इसके रुपए, तो दोनों के तीनों के राम और मोहन के पास रुपयों की संख्या बराबर होगी कि नहीं। बस तो यही करना है आपको। देखो T1, T2, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप है, ठीक है भाई। तथा यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, T2, T3, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कहेंगे कि T2 त्रिभुज T3 त्रिभुज के कैसा है, समरूप है। आगे बात समझ में। तो तब ठीक है T1 T3, तो यही तो हमें बताना था कि T1 T3 के समरूप होगा, T1 त्रिभुज T3 के समरूप होगा, निश्चित रूप से होगा भाई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हो गया कि नहीं। अब देखो यानी कि ये देखो हमारा स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया, तीनों संबंध हो गए। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये संबंध संक्रामक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, इसलिए संबंध तुल्यता होगा, ठीक है ना, तुल्यता संबंध है। आगे बात समझ में। अब देखो ये हो गया हमारा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए। क्या, अब इसे आप बताओगे अभी, ठीक है। कि हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, देखो R, ठीक है भाई। और R में एलिमेंट क्या है आपके, A से B में A जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरह से रिलेशन है कि A इक्वल टू B माइनस 1, जहाँ पे B इज ग्रेटर देन 3, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है भाई। तब आपको रिलेशन कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है, ठीक है। 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन R, सेकेंड ऑप्शन है इसका 4,5 बिलोंग्स टू R, थर्ड ऑप्शन है आपका 4,6 बिलोंग्स टू R, और फोर्थ है आपका 1,3 बिलोंग्स टू R। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पे आपको ये बताना है भाई कमेंट में आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखो इस तरह से हमारे जो संबंध हैं आपके, ठीक है। तो संबंध में आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगर और कोई लगता है ऐसा क्वेश्चन कि जो संबंध में रिलेटेड है संबंध से, वो अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप ज़रूर बताना एक बार, और उसका सॉल्यूशन करके हम जरूर डालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है भाई। अब देखो
अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट ऐसा तो नहीं है, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट में आंसर करना है आपको, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर ये जो है हम जो करा रहे हैं वो आपके लिए कंप्लीट रिवीजन है एक बार एक तरह से, ठीक है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो काफ़ी कुछ हो जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हो गए हमारे क्वेश्चन 5 हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फलन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो फलन पढ़ना है आपको फंक्शन। तो फंक्शन में आपको देखो क्या क्या है आपके पास, केवल 2 तरह के फंक्शन है आपको। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा सबसे पहले वन वन है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंक्शन जो है हमारा क्या है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि फंक्शन एक रिलेशन ही होता है हमारा, ठीक है ना। क्या होता है, एक रिलेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिलेशन है उसकी एक कंडीशन होती है कि उसके जो सबसे पहले कि सेट ए से बी में डिफाइन होता है हमारा रिलेशन, ए से बी में। तो जो ए के एलिमेंट हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, आपके प्रांत यानी कि डोमेन, ठीक। ये होता है आपका सह प्रांत, इसे बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है भाई। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए से बी में जो हमारा एक रिलेशन बनता था उसमें तो ए से बी में सभी कार्टीसियन प्रोडक्ट में जितने सारे एलिमेंट 2 की घात में उतने वो हो जाते थे रिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें ध्यान रखना है कि प्रांत के जो प्रांत होता है हमारा उसके सभी अवयवों का सहप्रांत में क्या होना चाहिए, परिसर यानी कि इमेज होनी चाहिए। इमेज बोलते हैं, इमेज प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है भाई। और कैसा होना चाहिए, यूनिक यानी कि अद्वितीय, कि उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको समझना है कि अगर देखो ए बी और सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पी और क्यू हैं केवल, ठीक। तो जैसे कि यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। तो यानी कि इधर के जो एलिमेंट हैं आपके, ये जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, प्रांत, ये कहलाता है हमारा सह प्रांत कोडोमेन, ठीक है। तो सेट ए जो है हमारा ए का बी के अवयवों के साथ रिलेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक ही एलिमेंट है उसकी यहाँ पे एक इमेज होती है पहली बात प्रांत में, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसकी इमेज ना मिले। आगे बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रांत में कोई भी अवयव, जैसे कि यहाँ पे अगर ज़्यादा एलिमेंट हो जाएं, या फिर यही मान लो आप ए बी सी है और यहाँ पे आपका पी और क्यू है, तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट एक से मिल सकते हैं, ये आपका फलन कहलाएगा। यहाँ पे कोई खाली रह सकता है लेकिन इधर कोई खाली नहीं रहेगा, पहली कंडीशन, ठीक है, प्रांत में। और यहाँ पे एक एलिमेंट से 2 इमेज नहीं जाएंगी। आगे बात समझ में, जैसे कि ये है आपका देखो ए बी सी और यहाँ पे है पी क्यू। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए से बी, ए का देखो संबंध हो सकता था पी और क्यू दोनों से, लेकिन यहाँ पे ए से पी और क्यू दोनों का रिलेशन नहीं, जो फंक्शन होगा तब उसमें ये चीज़ नहीं होगी। आगे बात समझ में, तो ये आपको याद रखनी है कि ये फंक्शन नहीं है, ये दोनों हमारे फंक्शन हैं, ठीक है भाई। अब देखो, तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रांत है आप जो फलन है आपका, ठीक है, तो ये जो फलन है हमारा कैसा है, यानी कि देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2, ठीक। तो यहाँ से सेट ए से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ए से बी में फलनों की संख्या, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है भाई। क्या हो जाती है, सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2। तो यानी कि मान लो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके पी, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आपके क्यू, ठीक है। तो ए से बी में फलनों की संख्या, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बाद वाला सेट होता है आपका बी में, तो बी में अवयवों की संख्या की घात पी। आगे बात समझ में, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस अब आएगा आपको टाइप ऑफ फंक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं, केवल दो हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहला है हमारा एकैकी यानी कि वन वन फंक्शन, ठीक है भाई। दूसरा है हमारा आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई।
तो अब देखो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है दोनों को कि हम किस तरह से करेंगे। तो एकैकी का मतलब है जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है एक एक एक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर प्रांत है हमारा, ये सह प्रांत है, ठीक है। अगर ए बी और सी, यहाँ पे देखो पी क्यू एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इधर यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि देखो बी और सी हमारे क्यू से मिल गए दोनों, तो ये हमारा जो है एक ही फंक्शन नहीं होगा, वन वन फंक्शन, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रांत का अवयव सह प्रांत के अवयवों से, यानी कि प्रांत के अवयव का सह प्रांत के अवयवों से एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि ये चीज याद रखनी है आपको, प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यानी कि यहां पे देखो इन दोनों का एक ही है, सेम हो गया, तो यानी कि ये सेम नहीं होना चाहिए दो अवयवों का। यानी कि यहां पे लिख सकते हैं कि प्रांत के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें कि ए बी सी, यहाँ पे है आपका पी क्यू आर, ठीक है। ए पी से मिल गया, बी यहाँ पे ऐसे, तो यानी कि देखो एक इस तीनों एलिमेंट तीन अलग अलग एलिमेंट से मिले हैं, तो यानी कि ये हमारा वन वन हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये है हमारा, इसके बाद देखो यहाँ पे ए बी और सी है आपका, यहाँ पे देखो पी क्यू आर और यहाँ पे एस, चार एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये जो है हमारा देखो, ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी हमारा वन वन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ के सारे एलिमेंट एक ही एक एलिमेंट से यहाँ पे खा लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखो आच्छादक के लिए क्या है, ऑन टू फंक्शन के लिए, कि यहाँ पे जो प्रांत होता है आपका, ठीक है, और ये है आपका सह प्रांत, ठीक। इसमें प्रांत के सभी अवयव ए बी सी, यहाँ पे देखो पी और क्यू से मैच हो रहे हैं, जैसे कि ए पी से, बी क्यू से और सी बी क्यू से। तो यानी कि ये हमारा, यानी कि अगर जो सेट ए है, ए से बी में कोई हमारा एक फंक्शन बनाया जा रहा है, ठीक है, तब ये बोल रहा है कि अगर बी का कोई भी एलिमेंट, यानी कि सह प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब जो मिल नहीं रहा हो सेट ए से, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब ना हो, ठीक है, तो वह फलन आच्छादक कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि इसको, यानी कि देखो जहाँ पे ये एलिमेंट आपके मिलते हैं सेट बी में, वो आपका परिसर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेट ए में इसका परिसर पी क्यू आर सहप्रांत के बराबर है। पहली चीज़ परिसर होता है कि जो एलिमेंट आपके मैच होते हैं, परिसर बराबर सहप्रांत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो परिसर क्या है, परिसर रेंज होती है आपकी, ठीक है भाई। तो रेंज जो है यहाँ पे देखो सबसेट है सहप्रांत का, कोडोमेन का, यानी कि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है, जो बड़ा है वही तो आपका सुपर सेट कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये परिसर होता है हमारा उसका सहप्रांत का सबसेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो परिसर होता है हमारा, हमेशा परिसर जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सहप्रांत के, ठीक है भाई। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये हमारा आच्छादक फंक्शन था, आच्छादक फलन, ठीक है। ये वाला आच्छादक है लेकिन ये वाला आच्छादक नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कहें कि ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट अगर हम इसी पे मिला दें तो ये हमारा एक आच्छादक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ऑन टू नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट खाली हो गए, यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है। तो याद रखना है आपको कि कोई भी एलिमेंट सहप्रांत में ऐसा नहीं हो जिसका कि हमें पूर्व प्रतिबिंब ना मिले, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको जो थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने होते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि ये कहता है कि प्रूव दैट, अगर आपको पॉलिनोमियल के रूप में दे रखा है तो सबसे पहले हम जो वन वन प्रूफ करते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2 जो सेट ए में, जैसे कि y इक्वल टू आपको कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तब ये प्रूफ करना है, तब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1
इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेते हैं और यहाँ से अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए हमारा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि दिया गया फलन क्या हो जाएगा, दिया गया फलन एक ही की हो जाएगा। ठीक है भाई, फलन कैसा हो जाएगा, एक ही की। ठीक है, होता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा तब तुम्हारा 1 1 फंक्शन। ठीक है, सेकंड हो जाता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू में क्या करना है आपको कि यहाँ पे मान लेते हो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के बराबर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं। एक्स का मान यहाँ पे याद रखोगे, एक्स का मान वाई के पदों में निकालते हैं। ठीक है भाई, और y के, यदि y के सभी मानों के लिए x परिभाषित है तो फलन आच्छादक होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी, देखो थ्योरेटिकली दोनों चीज़ कि आपको 1 1 किस तरह से प्रूफ करना है और आच्छादक 1 1 और ऑन टू किस तरह से प्रूफ करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक ही के लिए और ये हो जाएगा आपका आच्छादक के लिए। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई। ठीक है, 1 1 और ऑन टू के, आगे बात समझ में। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें सेट ए दे रखा है, सेट ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, और सेट बी दे रखा है हमें 4 5 6 और 7। ठीक है भाई, तो अब इसमें आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये 1 4 है, 1 4। ठीक है, 5 2 5 है और 3 6 है आपका। तो आपको बताना है कि ये किस तरह का संबंध है, जल्दी से बताओ आप। बताओ भाई, बताएगा कोई आप में से किस तरह का फंक्शन है ये। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो सेट ए में कौन कौन सी है, 1 2 और 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, सेट बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि 1 4 के साथ पेयर बन रहा है, 1 को 4 से मिलाओ भाई, मिल गया। ठीक है, 2 5 के साथ मिल रहा है, 2 को 5 के साथ मिलाओ, 3 6 के साथ मिल रहा है, तो 3 6 के साथ मिल गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये हमारा जो फंक्शन है एफ सेट, यानी कि ए से बी में हमारा कोई सेट फंक्शन है, क्या है, एफ। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिखा मिलेगा आपको, देखो एफ सच दैट ए टू बी कहीं पे, यानी कि ये इसका मतलब है कि ये होता है उसका प्रांत। ठीक है, ये होता है सहप्रांत। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो सेट ए के एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से मिल रहे हैं, किसी दो से नहीं मिल रहे हैं ना, तो फंक्शन होगा एक ही की। ठीक है, उसके साथ साथ आच्छादक होगा कि नहीं, ये बात बताओ। यहाँ पे बताओ परिसर क्या है, परिसर वो है कि एक सेट के जितने सारे एलिमेंट हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट से मिलने चाहिए, एक से नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिसर है हमारा क्या सहप्रांत के बराबर है, बताओ जल्दी से। परिसर हो जाएगा देखो 4 5 6, और सहप्रांत में 4 5 6 और 7 भी है, तो यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आच्छादक एक ही की तो है, लेकिन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। आगे बात समझ में भाई, बताओ जल्दी से। हाँ जी,
अब देखो, जैसे कि हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हो गया आपका, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है कि आपको दे रहा है कि एफ सच दैट, ठीक है भाई, आर टू आर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो, ये एक और आच्छादक है कि नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आएंगे, प्लस के माइनस के बटे में सारे नंबर, जैसे कि 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3, 1/2, 1/3, -1, -2, -3, ये सारे नंबर इधर देखो। यानी कि जब आप 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। जब आपने देखो 0 रखा, 0 का वर्ग 0, यानी कि 0 कहाँ पे मिलेगा, 0 पे। 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, -1 रखेंगे तो उसका वर्ग 1। देखो 1 तो हमें यहीं से पता चल गया कि प्रांत के दो अवयव 1 से मिल गए, यानी कि एक की नहीं है, ठीक है। आच्छादक के लिए देखो एक बात आप याद रखोगे, स्क्वायर हमेशा किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, यानी कि जो सहप्रांत के सारे अवयव जो ऋणात्मक अवयव हैं वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होंगे, इसलिए ये हमारा कैसा आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो यानी कि या तो न तो ये फंक्शन जो है हमारा एक ही है और ना ये आच्छादक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा कि एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई, इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वेयर। फंक्शन किसके लिए परिभाषित है, एफ सच दैट आर टू आर। कैसा फलन है ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले हमें इसके लिए आप देखो ऐसे तो नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए जो थ्योरेटिकली बात जो हमने आपको बताई है उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले x1 और x2 कोई जो दो नंबर मान लिए वो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तब हम 1 1 चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू हम लेके चलते हैं एफ ऑफ x2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखना है, 1 + x1 स्क्वेयर इक्वल टू 1 + x2 स्क्वेयर, ठीक है भाई। 1 देखो 1 से 1 कट जाएगा, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू +-x2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो अगर हम प्लस की वैल्यू लेंगे और माइनस की लेंगे तो दोनों पे सेम आएगी। स्क्वेयर वाला जो टर्म है वो आपका ज़्यादातर केस में 1 1 नहीं हो पाता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें उस पर भी डोमेन और कोडोमेन इस पर भी डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका कि x1, यानी कि अगर आप एक वैल्यू रख रहे हो वो प्लस और माइनस दोनों पे मैच होगा जाके, ठीक है। प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू पे मैच हो जाएगा, तो इस वजह से ये फलन आपका एक ही की नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, याद रखोगे। इसके बाद देखो ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं हम आच्छादक के लिए, तो ये हो जाता है हमारा देखो कितना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं वाई, यही तो मानते हो आप। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी 1 + एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का मान वाई के पदों में निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई -1, ठीक है। एक्स बराबर आ जाएगा देखो अंडर रूट में वाई -1। आई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, वाई की कुछ भी वैल्यू रखें हमें एक्स का मान मिलेगा कि नहीं, कैसा रियल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। मिल रहा है कि नहीं ये चीज़ चेक करो। तो यहाँ पे देखो अगर हमने एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 0 रखा, 0 रखा तो ये हो जाएगा देखो -1, 0 -1, या -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। ये आपका रियल नंबर है नहीं है भाई, है ना। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह एक फलन आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि आच्छादक फलन नहीं है, यानी कि ये फलन नहीं है भाई।
ठीक है, तो याद रखेंगे आप ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, इस तरह के क्वेश्चन बचे हमारे, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो भाई कि यहाँ पे अगर हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो कि अगर सेट ए में, ठीक है, एलिमेंट क्या हैं आपके 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्वयं से स्वयं तक, यानी कि ए से ए तक संबंधों की संख्या किस तरह से, संबंध नहीं आपके फंक्शन है, फलनों की संख्या ए से ए तक, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। ए से ए तक संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ जल्दी से। बता सकता है कोई। देखो, तो ए से ए तक, ए में कितने एलिमेंट हैं ये तो हमने बताया है ना, ए से ए तक। यानी कि अगर ए से बी तक बताया था तो बी की घात ए के अवयवों की संख्या, ए से ए तक बोल रहा है तो 4 की घात 4, याद रखना है बस आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि ये जो फलन है आपके एक की फलनों की संख्या, ए से ए पर एक की जो फलन होंगे, यानी कि एक एक मिलने वाले हैं ना, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जितने सारे एलिमेंट हैं उनका फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है 1 से 4 तक की संख्याओं का गुणा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। आ गई बात समझ में भाई। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है। सॉरी, आई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पे हमें काफ़ी क्वेश्चन हमने वैसे करा भी दिए हैं इसके, तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे ये दे रखा है हमें कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है 9, इसमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। ये बोल रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एक वास्तविक वो किस तरह का फलन है, एक की और आच्छादक फलन है। ठीक है भाई, एक की यानी कि एफ सच दैट R/R। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम वन वन के लिए क्या चाहिए, क्या प्रूफ करते हैं कि 3f(x1) इक्वल टू f(x2)। ठीक, तो यानी कि ये कितना है आपका 3x1+2 इक्वल टू 3x2+2, तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो दोनों ओर, तो यहाँ हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 बराबर x2 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद देखो आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए करेंगे हम f(x) इक्वल टू वाई, तब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3x+2 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई माइनस 2, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2/3। तो यहाँ पे देखो y के सभी मानों के लिए ये फलन जो है हमारा कैसा हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। तो y के सभी मानों के लिए यहाँ पे कहेंगे कि y के सभी मानों के लिए x एक कैसा है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमें r से मतलब है, r x एक वास्तविक संख्या है या फिर परिभाषित है। ठीक है, इसलिए फलन
आच्छादक होगा। आगे बात समझ में भाई, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, और एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन दो और, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, अगर ये फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर है हमारा, तो यानी कि ये आपको याद रखना है कि जब हम मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर इस तरह से करोगी, तो मॉड ऑफ एक्स वन मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू हटाएंगे दोनों साइड से, तो एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस दोनों की तरफ प्लस माइनस आएगा। लेकिन अगर एक बार एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू और एक बार माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू, तो बात एक ही है कि माइनस प्लस या माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू हमें मिलेंगी, तो फंक्शन आपका एक ही नहीं होगा। आ गई बात समझ में। अच्छा तक हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव जो एलिमेंट हैं आपके सारे, उनका जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हम ग्राफ से समझाएं आपको, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 इस तरह से एलिमेंट होंगे ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट होंगे, ठीक है। और मॉड आपको पता ही है कि हमेशा हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, -1 पे भी 1 देगा, 2 पे भी 2 देगा, -2 पे भी 2 देगा, ठीक है। इस तरह से वैल्यू देगा। लेकिन ये नेगेटिव जो वैल्यू है उनका कोई भी आपका प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो इस वजह से ये 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। लेकिन अगर ये हमारा डोमेन और कोडोमेन, यहाँ पे देखो, अगर ये इस तरह से हो जाए एफ सच दैट आर टू एन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको चेंज करके दे सकता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो जो सह प्रांत है आपका, उसमें सारे केवल नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो आप यूनियन या फिर जीरो या फिर डब्ल्यू, कुछ भी, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगा ना यहाँ पे, तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो तो खाली रह जाएगा भाई। ये देखा है हमने, कोई कुछ लोग बता देते हैं आर प्लस बोल दिया था, ठीक है, वो उसमें फंक्शन बता रहे थे लेकिन उसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पे डब्ल्यू बोल दिया हमने, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स, जीरो आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 आगे तक सारे नंबर, ठीक है, लेकिन पीछे कोई नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि अगर ये तो फंक्शन होगा कि नहीं, ये बात बताओ, एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा ही नहीं। आर टू डब्ल्यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस के 2.4 अगर हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस के 2.4 तो प्लस के 2.4, क्या 2.4 इसके अंदर आएगा डब्ल्यू में, नहीं होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे एन टू एन हो जाए, एन टू एन, तो आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू याद रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, ठीक है भाई। अगर इसमें और भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना एक बार, उसके बाद उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई।